नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे 5.1 कक्षा 9 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका कुछ सामान्य परिचय पढ़ा है। अभिधारणा, अभिगृहित किसे कहते हैं, अभिधारणा अभिगृहित किसे कहते हैं, और एलिमेंट्स में कुछ पुस्तकें, एलिमेंट्स पुस्तक के अंदर कुछ परिभाषाएं दी गई थी, उनके बारे में पढ़ा था। और आज शुरू करेंगे हम 5.1। आपके सामने है, शुरू करते हैं वीडियो को। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य है या कौन से असत्य, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। एक बिंदु से होकर के एक ही रेखा खींची जा सकती है, यह कथन असत्य है। एक बिंदु से होकर के हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार चित्र के द्वारा बता सकते हैं। एक देखो, हमने एक बिंदु ये ले लिया है, यहां से होकर के हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है वो कथन क्या है, असत्य कथन है। और असत्य कथन इसलिए है क्योंकि एक बिंदु से होकर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। 2 नंबर है, दो भिन्न बिंदु से होकर के असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। यह कथन असत्य है। यह असत्य इसलिए है क्योंकि दो भिन्न बिंदु से होकर के, दो भिन्न बिंदु यानी एक बिंदु यहां लिखा है, एक बिंदु यहां, इन दोनों बिंदु से होकर के असंख्य नहीं, सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु से होकर के, दो भिन्न बिंदु से, दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है। एक रेखा, एक रेखा खींची जा सकती है। एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यह कथन सत्य है। यह सत्य इसलिए है, शांत रेखा को कह सकते हैं, रेखा खंड कह सकते हैं। कारण में लिख सकते हो आप, शांत रेखा को, शांत रेखा को, शांत रेखा को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड कहते हैं। और इसे दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर है। अगर ये वृत्त ही बराबर है तो वो वृत्त आपस में क्या होंगे, संपाती होंगे। ये कथन सत्य है। दो वृत्त बराबर है तो वे संपाती होंगे। और वृत्त संपाती है तो, वृत्त संपाती है तो क्या होगा, उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। संपाती है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होगी। तो यह कथन सत्य है। आकृति में यदि ए बी है वो पी क्यू बराबर है, पी क्यू है वो एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी बराबर में एक्स वाई। तो हमने एक
पढ़ा था, देखो अभिगृहित पढ़ा था। अभिगृहित में लिखा हुआ था यदि ए दो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर है तो वो परस्पर बराबर होती है। तो ए भी है वो पी क्यू के बराबर है, ठीक है, और एक्स वाई भी किसके बराबर है, देखो पी क्यू के बराबर है, तो वो दोनों वस्तुएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें अभिगृहित को काम में ले सकते हैं, ठीक है, यानी एक वस्तु ए भी मान सकते हैं वो पी क्यू के बराबर है, और एक्स वाई वस्तु है वो पी क्यू के बराबर है, यानी दो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर है तो वो परस्पर क्या होती है, बराबर होती है। तो ये कथन भी क्या देखो सत्य है, सत्य है। और इसका कारण ये लिख सकते हो, दो वस्तुएं एक वस्तु के बराबर है तो परस्पर बराबर होती है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक बिंदु से होकर के एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये कथन सत्य है। एक बिंदु से होकर के अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ये बिंदु मान सकते हैं, यहां से होकर के हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। दो भिन्न बिंदु से होकर के असंख्य रेखाएं खींचे, असंख्य यानी अनंत, ये असत्य है। दो भिन्न बिंदु से होकर के एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, दो भिन्न बिंदु अलग अलग है तो वहां से होकर के सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, यह सत्य है। शांत रेखा को रेखाखंड कहते हैं और इसे दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है, ये कथन सत्य है। दो वृत्त बराबर है तो वो संपाती होंगे, और संपाती होने का अर्थ है पूरा बराबर, तो उनकी त्रिज्या अपना आप क्या हो जाएगी, बराबर होगी। आकृति में ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, ए बी बराबर में एक्स वाई होगा। तो इसमें अभिगृहित काम में ले सकते हैं। अभिगृहित हमारा ये है कि दो वस्तुएं अगर एक ही वस्तु के बराबर है तो वो परस्पर बराबर होती है, ठीक है। तो इन तीनों वस्तुओं मान लो आप ए बी पी क्यू और एक्स वाई, ठीक है। तो जिस प्रकार मान लिया कि ए बी है वो एक वस्तु है वो पी क्यू के बराबर है, उसी प्रकार एक्स वाई वस्तु है वो पी क्यू के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर, ए बी बराबर एक्स वाई, ठीक है। ये मान सकते हैं, देखो यानी ये तीनों वस्तुएं मान सकते हो। ये ए बी वस्तु है वो पी क्यू के बराबर है, एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर है। तो अगर कोई दो वस्तुएं एक ही, यानी ये दोनों ए बी और एक्स वाई ये दोनों पी क्यू के बराबर है तो परस्पर भी क्या होगी, बराबर होगी। समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। और क्या होती है समांतर रेखाएं, देखो समान चित्र बना सकते हैं, देखो ऐसा, ये चित्र है समांतर रेखा का चित्र, ऐसा बना सकते हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां समान रहती है। कहने का अर्थ यह है, इस पर जितने भी बिंदु है, देखो एक बिंदु यहां से ये बिंदु ले लिया और ये दूरी हमने माप ली, आगे बिंदु ये ले लिया, ये दूरी हमने माप ली, ये बिंदु ले लिया और ये बिंदु ले लिया, दूरी माप ली। तो कितनी दूरियां माप लो आप, सब जगह दूरियां क्या अधिक समान आएगी। तो कहने का यही अर्थ है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां क्या होती है, हमेशा समान रहती है, और आपस में कभी भी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी नहीं काटती है। अगर उनको आगे बढ़ा दिया जाए तो भी नहीं काटेगी, वो होती है समांतर रेखाएं। आगे है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं यदि दो रेखाएं
यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, दो रेखाएं समकोण इन 90 डिग्री पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, लंब रेखाएं कहलाती है। दो रेखाएं दी गई है, अगर वो समकोण पर अगर काटती है तो उन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं कहलाती है। दो रेखाएं हैं, अगर वो समकोण पर करती है प्रतिच्छेद तो उन्हें बोल देते हैं लंब रेखाएं। ये देखो इस प्रकार, अगर इन कोणों का मान 90 डिग्री है तो ये आपस में क्या हो सकती है, दोनों रेखाएं लंब रेखाएं हो सकती है। रेखाखंड, दो बिंदु को मिलाने वाली आकृति रेखाखंड कहलाती है। दो बिंदु को मिलाने वाली आकृति, दो बिंदु है उनको जो आकृति मिलाएगी उसे रेखाखंड कहते हैं। मिलाने वाली आकृति रेखाखंड कहलाती है। इस प्रकार ये आपके सामने दो बिंदु दे रखे हैं, इनको जो आकृति मिलाएगी उसे क्या कह देंगे, उसे बोल देंगे रेखाखंड बोल देंगे। वृत्त की त्रिज्या, क्या परिभाषा होती है त्रिज्या की, परिधि पर, वृत्त का परिधि है, परिधि पर स्थित बिंदु को, परिधि पर स्थित बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इस प्रकार एक वृत्त दिया हुआ है, इस पर परिधि पर एक बिंदु मान सकते हैं, एक केंद्र पर मान सकते हैं, जो परिधि को केंद्र से मिलाएगा उसे क्या कह देंगे, वृत्त की त्रिज्या कह देंगे। 5 नंबर है वर्ग। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर, विकिरण बराबर, वे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। ठीक, किसे कहते हैं वर्ग, वे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, विकिरण बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। और आपको जाने वर्ग के विकिरण क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, ऐसे आकृति वर्ग की बनेगी, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होगी इसकी। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा और वर्ग का विकिरण बराबर होंगे। वर्ग के विकिरण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। सबसे पहले वर्ग की त्रिज्या के बारे में लिखा है, परिधि पर, परिधि पर जो बिंदु है उसको जो केंद्र से रेखा मिलाएगी उसे क्या कह देंगे, वृत्त की त्रिज्या। तो ये त्रिज्या है वृत्त की। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, विकिरण बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। अब इसके बाद में आगे यहां और लिखा है, देखो, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या है, आप उन्हें कैसे परिभाषित करेंगे। यानी आपने इन पांचों को परिभाषित करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया और उनको भी आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। तो 2-3 शब्द काम में लिए हैं, उनको परिभाषित कर रहे हैं। सबसे पहले कर रहे हैं, देखो, रेखा,
वह रेखाखंड जिसे दोनों दिशाओं में अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। वे रेखाखंड जिसे दोनों दिशाओं में अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार ये रेखाखंड है, ठीक है, और इसे आप अगर दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हो, तो इसे क्या कह सकते हैं हम? इसे कह सकते हैं रेखा। उसके बाद में एक हमने लिया था वृत्त का, हमने लिया था समतल में स्थित बिंदुओं का समूह, जिनकी एक स्तर बिंदु से दूरियां समान होती है। ठीक है, ये एक समतल मान सकते हैं। समतल पर देखो ये इतने बिंदु मान सकते हैं, ये बिंदु है, इन सब की दूरियां एक केंद्र से समान होगी। 3 नंबर, बिंदु एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है, जिसका कोई भाग नहीं होता है। इसे ए बे से व्यक्त किया जाता है। रेखा वे रेखाखंड जिसे दोनों दिशाओं में अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं, रेखा कहलाती है। वृत्त समतल में स्थित बिंदुओं का समूह है जिनके एक स्तर बिंदु से दूरियां समान होती है। यानी ये केंद्र में अगर बिंदु है एक है, तो इनकी दूरियां इस परिधि पर अनंत बिंदु है, देखो, तो परिधि पर जितने बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं की दूरियां केंद्र से समान होती है। बिंदु एक बिंदु है जिसका कोई भाग नहीं होता, ये हमने पहले एलिमेंट्स पुस्तक में पढ़ा था, देखो नहीं होता है, और इसे ए बी सी या ए बे से व्यक्त किया जाता है। सवाल नंबर 3, नीचे दी गई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। यहाँ कम से कम ऐसी 3 बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। इस स्थिति में बिंदु ए बी सी संयुक्त बिंदु कहलाते हैं। क्या इन अभिधारणाओं से कोई उभयनिष्ठ है, में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या वे अभिधारणाएं अवरोधी है? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर में, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। ए व बी एक सरल रेखा के बिंदु है और जिनके बीच बिंदु सी स्थित है। और आगे लिखा है यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। एक रेखा स्थित नहीं है जब
तीन बिंदु सीधी रेखा पर स्थित नहीं होते हैं तो त्रिभुज का निर्माण होता है। त्रिभुज का निर्माण होता है। और क्या ये अभिधारणा अवरोधी है? यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है। ये यूक्लिड की अभिधारणा पर आधारित नहीं है। आधारित नहीं है, लेकिन ये उनका अनुसरण करती है। ये उनका अनुसरण करती है। कैसे करती है अनुसरण? अभी लिख देते हैं। अनुसरण करती है क्योंकि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यही देखो, हमने इस 1 और 2 में ये सारी बातें लिखी है। देखो, ए व बी एक सरलरेखा के बिंदु है, और यानी एक ए मान सकते हैं ये सरलरेखा है, इस पर ए और बी बिंदु है, और उनके बीच में ये बिंदु कौन सा स्थित है? ये सी बिंदु स्थित है। और आगे वाला है, जब तीन बिंदु सीधी रेखा पर स्थित नहीं होते तो त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक है, जिस प्रकार मैंने 3 बिंदु यहाँ लिख दिए, एक भी यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, ये तीनों बिंदु एक सरलरेखा में नहीं है, तो जैसे ही इनको मिलाएंगे तो निर्माण किसका होगा? देखो, त्रिभुज का निर्माण होगा। और यूक्लिड की अभिधारणा पर आधारित तो नहीं है, लेकिन ये उनका अनुसरण करते हैं। कैसे करते हैं अनुसरण? एक बिंदु से अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये देखो, 2 बिंदु दिए हैं, यहां से यहां तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, यहां से लेकर के यहां तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। सवाल नंबर 4, 2 बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC। सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। मान सकते हैं यहाँ पर बिंदु ए ले लिया है, यहाँ पर बिंदु बी है, और यहाँ पर बिंदु है सी। क्या लिखा हुआ है? AC है वो BC के बराबर है। अब आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखो, AC प्लस BC बराबर में बनता है AB। AC और BC की लंबाइयां बराबर है, इसलिए आप क्या करोगे? देखो, AC को अपनी जगह रख दो, BC का मान क्या लिख सकते हो आप? AC, तो यहाँ AC लिख दो बराबर AB, तो यह आ जाएगा 2AC बराबर में AB। तो सिर्फ AC का मान आएगा, ये 2 भाग में चला जाएगा, 1/2 AB। यही आपको सिद्ध करना है। आकृति खींच दी और इसे स्पष्ट भी कर दिया है। AC बराबर में BC दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप AC प्लस BC को जोड़ेंगे तो AB बनेगा, और BC का मान आप क्या लिख सकते हो? AC लिख दो, 2AC बराबर AB, AC बराबर 1/2 AB। सवाल नंबर 5, प्रश्न 4 में बिंदु C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। अब आप सिद्ध ये करो कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, यानी कोई रेखाखंड का मध्य बिंदु सिर्फ एक ही होता है, ये आपको सिद्ध करना है। दिया हुआ है C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मध्य बिंदु है तो चित्र बना लो ऐसा। देखो, अब इसमें क्या होगा? देखो, यहाँ पर तो आप C लिख सकते हो, यहाँ पर A लिख सकते हो, यहाँ पर B लिख सकते हो।
तो यहाँ होगा AC बराबर में BC, इसको आप लिख दो समीकरण 1। अब लिख दो माना, एक अपनी तरफ से मान लेते हैं, माना DAB का मध्य बिंदु है, माना DAB का मध्य बिंदु है। तो चित्र बनाएंगे तो D, अब देखो D यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा D, यहाँ पर A और यहाँ पर B, तो यहाँ हो जाएगा AD बराबर में BD, इसको आप लिख दो समीकरण 2। अब एक आकृति मध्य बिंदु 2 प्राप्त हो रहे हैं, देखो मध्य बिंदु कितने प्राप्त हो रहे हैं 2, तो ये A, यहाँ पर B है और यहाँ पर बिंदु है C और यहाँ पर बिंदु है D। मध्य बिंदु C है या D है वो आपको बताना है, जांच करना है। कैसे हल करेंगे, आगे आगे लिखना है समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, AC माइनस AD, AC माइनस AD, यानी AC में से AD घटा दिया, BC माइनस BD, BC माइनस BD। ठीक है, अब क्या बचेगा, देखो AC है, AC में से घटा दिया AD, अब AD की लंबाई बड़ी है देखो, ठीक है, उत्तर माइनस में आएगा, देखो AC में से AD घटाएंगे, AC से देखो AD बड़ी है तो यहाँ उत्तर आएगा माइनस का CD आएगा, माइनस का CD। और BC माइनस BD, BC पूरी इसमें से BD घटाएंगे तो यहाँ CD बचेगा, CD का होगा पक्षांतरण, तो हो जाएगा, या इसको भेज दो उधर तो ये 2CD बन जाएगा, CD इधर भेजेंगे CD प्लस CD 2CD बराबर में 0, तो CD का मान क्या प्राप्त हो रहा है 0, यानी इसका अर्थ है C और D के बीच में बिंदु क्या है, बीच में दूरी है ही नहीं, दूरी नहीं होने का अर्थ क्या है, बिंदु C और D क्या है, संपत्ति है, यानी C और D एक ही जगह है, अतः C व D संपत्ति है, C और D क्या है, एक ही है। अब हमने दो बातें देख ली, एक तो किताब में दिया हुआ था वो बिंदु माना है C, ठीक है, और एक बिंदु हमने मान करके देख लिया, ठीक है, दोनों बिंदु एक ही जगह आ रहे हैं, इससे ये सिद्ध होता है एक रेखाखंड का मध्य बिंदु सिर्फ क्या होता है, केवल एक ही होता है। अतः एक रेखाखंड का केवल का एक और एक रेखाखंड का एक और केवल एक मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु होता है। सवाल नंबर 6, आकृति में AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर में CD होगा। AC का मान क्या होता है, देखो AC बराबर में आप लिख सकते हो AB प्लस BC, ठीक है, ये समीकरण 1, और BD को क्या लिखोगे, BD बराबर होगा BC प्लस CD, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब किताब में दिया हुआ है AC बराबर BD, यहाँ लिख दो, ये दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। AC का मान आप लिख सकते हो, AC की जगह लिखो आप AB प्लस BC और BD, और उसके बाद में BD का मान ये लिखो BC प्लस CD। BC का होगा पक्षांतरण, तो हो जाएगा AB प्लस BC माइनस BC बराबर में बचेगा CD, BC से BC कट जाएगा तो यहाँ बचेगा AB बराबर में CD, यही आपको सिद्ध करना है। देखो सबसे पहले क्या लिखना है, AC को आप लिख दो AB प्लस BC और BD का मान लिख दो BC प्लस CD, ये दो मान लिख दिए। अब उसके बाद में AC बराबर लिखो BD, AC का मान आपने ऊपर में लिखा है वो यहाँ AC की जगह लिख दो, और BD का मान यहाँ लिखा है ये यहाँ पर लिख दो। BC का हो जाएगा पक्षांतरण माइनस का BC से BC कट, तो शेष बचेगा AB बराबर CD। सवाल नंबर 7, यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया गया अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए, यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है, यानी इस प्रश्न में अभिगृहित के बारे में कहा गया है जिनका संबंध केवल ज्यामिति से संबंध नहीं था, जिनका संबंध निरंतर गणित में प्रयोग किया जा रहा था, वो होते थे अभिगृहित। और अभिधारणा का सिर्फ विशिष्ट संबंध किससे था, सिर्फ ज्यामिति से था। तो अभिगृहित 5 क्या है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है।
यह सार्वभौमिक सत्य है, यानी सब जगह सत्य है। ये सार्वभौमिक सत्य है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये सार्वभौमिक सत्य यानी सब जगह सत्य है, इसलिए क्या है, इसको सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। इस प्रकार प्रश्नमाला हो जाती है आपकी 5.1 कंप्लीट है, और ये वीडियो भी यहीं पर पूरा हो जाता है। आगे वाले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।